तारा का दिमाग अभी भी सुबह वाले उस भयंकर झटके से बाहर नहीं आ पाया था। वह अपनी डेस्क पर बैठी कंप्यूटर स्क्रीन को घूर तो रही थी, लेकिन उसे वहाँ लिखे हुए शब्द बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे। उसका बस एक ही ख्याल था, वो घमंडी रुथलेस माफिया जिससे वह गांव में हर बात पर लड़ती थी, वो इस करोड़ों की कंपनी का मालिक है और अब वह उसका बॉस था। तभी उसकी डेस्क के पास एक पियून आया। तारा जी, आपको सीईओ सर ने अपने केबिन में बुलाया है अभी। तारा के दिल की धड़कन एक सेकेंड के लिए रुक गई। उसने अपनी सांसों को काबू में किया, अपनी फॉर्मल कुर्ती ठीक की और सबसे ऊपर वाले फ्लोर की तरफ चल दी। एलिवेटर से बाहर निकलते ही उसे वो शानदार कांच का डबल डोर वाला केबिन दिखा, जिस पर बड़े अक्षरों में रुद्र पांडे सीईओ लिखा था। उसने कांपते हाथों से दरवाज़ा नॉक किया और अंदर कदम रखा। केबिन इतना बड़ा था कि उसमें एक पूरा घर समा जाए। रुद्र अपनी उस विशाल लेदर की कुर्सी पर बैठा था। उसने अपना कोट उतार कर कुर्सी के पीछे टांग रखा था और उसकी सफ़ेद शर्ट की ऊपर की 2 बटन खुली हुई थी, जिससे उसका वो मस्कुलर सीना हल्का सा दिख रहा था। उसकी वो गहरी नशीली नज़रें लैपटॉप की स्क्रीन से हटकर सीधे तारा पर आकर टिक गई। दरवाज़ा बंद कर दो, रुद्र ने बहुत ही भारी और बॉस वाले एटीट्यूड में कहा। तारा ने दरवाज़ा बंद किया और डेस्क के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपनी नज़रें झुका रखी थी। जी सर, आपने बुलाया? रुद्र के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने अपनी डेस्क पर रखा एक छोटा सा रिमोट दबाया और दरवाजे के लॉक होने की क्लिक आवाज़ पूरे शांत केबिन में गूंज गई। तारा ने झटके से ऊपर देखा। तुमने दरवाज़ा क्यों लॉक किया? उसकी वो गांव वाली घबराहट और गुस्सा वापस आने लगा था। रुद्र अपनी कुर्सी से उठा। वह धीरे धीरे बिल्कुल किसी शिकारी की तरह डेस्क का चक्कर लगाकर तारा के सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों के बीच बमुश्किल कुछ इंच का फासला था। रुद्र के महंगे परफ्यूम की वो नशीली खुशबू तारा के दिमाग को सून कर रही थी। तुमने सुबह मुझे बिना बताए घर से निकलने की हिम्मत कैसे की, मिस तारा? रुद्र ने फुसफुसाते हुए कहा। मैं लेट हो रही थी और ऑफिस में ये सब बातें। तारा कुछ और बोल पाती उससे पहले ही रुद्र ने अचानक उसकी कमर में अपना मजबूत हाथ डाला और एक ही झटके में उसे खींचकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया और साथ ही तारा को अपनी गोद में बिठा लिया। तारा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका पूरा शरीर रुद्र के उस गर्म और मजबूत सीने से टकरा रहा था। वो एक पल के लिए सुन्न हो गई। रुद्र, पागल हो गए हो क्या? छोड़ो मुझे, तारा ने एकदम से भड़कते हुए कहा और रुद्र के सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश करने लगी। यह ऑफिस है तुम्हारा, कोई आ जाएगा। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे अपनी गोद में खींचने की? रुद्र को उसका यह गुस्सा देखकर और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। उसने तारा को छोड़ने के बजाय अपनी पकड़ उसकी कमर पर और मजबूत कर ली। उसकी लंबी उंगलियां तारा की कुर्सी के ऊपर से ही उसकी कमर को बहुत प्यार और अधिकार से सहलाने लगी। यह मेरा केबिन है जंगली बिल्ली, यहाँ परिंदा भी मेरी इजाज़त के बिना पैर नहीं मार सकता। रुद्र ने अपनी नाक को तारा की गर्दन के पास ले जाते हुए कहा। तारा के रोंगटे खड़े हो गए। रुद्र का वो स्पर्श, उसकी उंगलियों की वो हरकत तारा को अंदर तक पिघला रही थी, लेकिन वो अपनी बेबसी और शर्म को गुस्से के पीछे छुपाने की कोशिश कर रही थी। तुम ना ये बार बार क्या मेरी कमर को छूते रहते हो? ये बहुत गलत बात है, अपने हाथ हटाओ वहाँ से। तारा ने उसे घूर कर डांट लगाते हुए कहा, हालांकि उसकी आवाज़ पूरी तरह से कांप रही थी। रुद्र ने अपना चेहरा उठाया
और तारा की उन बड़ी बड़ी गुस्से से भरी आंखों में देखा। उसके होठों पर वो कातिलाना मुस्कान अब एक बेहद नशीले प्यार में बदल गई थी। उसने अपना एक हाथ तारा के गाल पर रखा और बहुत ही गहराई से बोला, क्या करूं? मुझे तुम्हारी ये कमर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। जब भी इसे छूता हूँ मेरा सारा गुस्सा, सारी थकान मिट जाती है। तुम मेरे लिए किसी नशे से कम नहीं हो तारा। तारा का वो सारा गुस्सा उन शब्दों के आगे पानी हो गया। वह चाह कर भी खुद को रुद्र की आंखों में खोने से नहीं रोक पाई। रुद्र का चेहरा धीरे धीरे उसके चेहरे के करीब आने लगा। तारा ने अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्र के होठ जैसे ही तारा के कांपते हुए होठों को छूने वाले थे, नॉक नॉक नॉक, दरवाजे पर किसी ने बहुत जोर से दस्तक दी। तारा एकदम से झटके से पीछे हटी और हड़बड़ाकर रुद्र की गोद से उठ खड़ी हुई। वो अपनी कुर्ती ठीक करने लगी। उसका चेहरा लाल टमाटर जैसा हो चुका था। रुद्र ने आंखें मींच ली। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने रिमोट से दरवाज़ा अनलॉक किया। दरवाज़ा खुला और एक बेहद खूबसूरत, ग्लैमरस और मॉडर्न लड़की अंदर आई। उसने एक बहुत ही छोटी लाल रंग की डिजाइनर ड्रेस पहनी हुई थी। उसके बाल परफेक्टली सेट थे और उसके होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक थी। वो किसी टॉप मॉडल जैसी लग रही थी। ये बेबी, वो लड़की बिना किसी झिझक के सीधे रुद्र की तरफ आई और उसने रुद्र के गले में अपनी बाहें डाल दी। आई मिस्ड यू सो मच। तुम वापस आ गए और तुमने मुझे बताया तक नहीं। तारा वहीं साइड में खड़ी ये सब देख रही थी। उस लड़की ने रुद्र को जिस तरह से छुआ और उसे बेबी कहा, तारा के सीने में जलन का एक ऐसा भयंकर तूफान उठा जो उसने आज तक महसूस नहीं किया था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी आगे बढ़कर उस लड़की के बाल नोच ले। रुद्र ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, लेकिन बिना किसी सख्ती के, उसको उस लड़की से अलग किया। नताशा, तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें बताया था कि मैं आज ऑफिस में बिजी रहूँगा। ओह कम ऑन रुद्र, हम इतने महीनों बाद मिल रहे हैं। नताशा ने रुद्र के कंधे पर हाथ फेरते हुए कहा। फिर उसकी नज़र अचानक तारा पर पड़ी, जो उन्हें ऐसे घूर रही थी जैसे कच्चा चबा जाएगी। नताशा ने तारा को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे वो कोई बहुत ही तुच्छ चीज़ हो। ओह सॉरी, मुझे लगा हम अकेले हैं। ये कौन है? तुम्हारी नई सेक्रेटरी या कोई इंटर्न? कपड़े तो इसके बहुत ही, क्या कहते हैं, मिडिल क्लास हैं। तारा का खून खौल उठा। उसकी मुट्ठियाँ कस गई। रुद्र ने तुरंत तारा की तरफ देखा। वो तारा की आंखों में वो साफ जलती हुई ईर्ष्या देख सकता था। और सच कहें तो रुद्र को ये देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि तारा उसके लिए इतनी पजेसिव हो रही है। रुद्र ने एक हल्की सी स्माइल के साथ नताशा से कहा, यह तारा है, हमारी कंपनी की नई एम्प्लॉयज़। फिर उसने तारा की तरफ देखकर बहुत ही फॉर्मल टोन में कहा, मिस तारा, आप जा सकती हैं। जो काम मैंने आपको बताया है वो मुझे शाम तक चाहिए। तारा ने अपनी दांतें पीसी। उसका दिल कर रहा था कि वो रुद्र के उस मुस्कुराते हुए चेहरे पर एक जोरदार पंच मार दे। जी सर, तारा ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा और बिना नताशा की तरफ देखे पैर पटकते हुए केबिन से बाहर निकल गई। पूरा दिन तारा का दिमाग बस उस नताशा और बेबी वाले शब्द पर अटका रहा। वो अपनी डेस्क पर बैठी बैठी पेनों को तोड़ रही थी और मन ही मन रुद्र को गालियां दे रही थी। बड़ा आया मुझे गोद में बिठाने वाला, वहाँ उस लाल चुड़ैल को बेबी बुलवा रहा है। गांव में तो बहुत मजनू बन रहा था, यहाँ शहर आते ही इसके असली रंग दिख रहे हैं। शाम को ऑफिस ख़त्म हुआ। तारा ने जानबूझकर अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और बिना रुद्र को बताए नीचे बेसमेंट की तरफ चल दी ताकि वो कैब लेकर घर जा सके। लेकिन जैसे ही वो पार्किंग एरिया में पहुंची,
रुद्र की चमचमाती ब्लैक एसयूवी उसके सामने आकर रुक गई। शीशा नीचे हुआ और रुद्र ने अपने चश्मे वाली खूंखार नज़रों से उसे देखा। बैठो अंदर। रुद्र ने हुक्म दिया। मैं कैब से चली जाऊंगी, आप जाइए अपनी उस लाल ड्रेस वाली बेबी के पास। तारा ने मुंह फेरते हुए कहा। रुद्र के होठों पर वही शैतानी मुस्कान आ गई। वो गाड़ी से उतरा, तारा का हाथ पकड़ा और उसे लगभग घसीटते हुए पैसेंजर सीट पर बैठाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर वो खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और गाड़ी तेज़ी से सड़क पर दौड़ा दी। कार के अंदर एक भारी सन्नाटा था। तारा खिड़की के बाहर देख रही थी और उसका मुंह इतना फूला हुआ था कि लग रहा था अभी फट जाएगा। रुद्र ने गाड़ी चलाते हुए साइड से उसे देखा। मुझे कार में किसी के जलने की बहुत तेज़ बदबू आ रही है, उसने छेड़ते हुए कहा। तारा ने झटके से उसकी तरफ मुड़कर देखा। मैं क्यों जलूंगी? मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम किसे गले लगा रहे हो या कौन तुम्हें बेबी बुला रहा है? मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। रुद्र ज़ोर से हंस पड़ा। उसकी वो भारी मर्दाना हंसी तारा को और भी ज़्यादा इरिटेट कर रही थी। अच्छा, अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो तुम्हारा चेहरा ऐसे लाल क्यों हो रहा है, जैसे तुम्हें अभी बुखार चढ़ा हो? तुम चुपचाप गाड़ी चलाओ रुद्र, वरना मैं बीच सड़क पर कूद जाऊंगी, तारा ने दांत पीसते हुए कहा। रुद्र ने एक हाथ स्टीयरिंग पर रखा और दूसरा हाथ बढ़ाकर तारा का वो फूला हुआ गाल बहुत प्यार से खींच लिया। तुम गुस्से में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो जंगली बिल्ली। वो नताशा सिर्फ मेरे एक पुराने इन्वेस्टर की बेटी है। मैं उसे बचपन से जानता हूँ, लेकिन मेरे लिए वो एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, दिख रहा था कितना बिजनेस चल रहा था वहाँ, तारा ने चिढ़ते हुए कहा। रुद्र ने अचानक रेड लाइट पर गाड़ी रोकी। उसने अपनी सीट बेल्ट खोली, तारा के चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़ा और इससे पहले कि तारा कुछ समझ पाती, उसने तारा के होठों पर एक छोटा लेकिन बहुत ही गहरा और प्यारा सा किस कर लिया। तारा एकदम से सन्न रह गई। उसकी आंखें बड़ी हो गई। पीछे से गाड़ियों की हॉर्न बजने लगे क्योंकि लाइट ग्रीन हो गई थी। रुद्र अपनी सीट पर वापस बैठा और मुस्कुराते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। ये किस लिए था? तारा ने अपने होठों पर हाथ रखते हुए पूरी तरह से ब्लश करते हुए पूछा। तुम्हारी बकबक और तुम्हारी ये जलन शांत करने के लिए, रुद्र ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, लेकिन उसके चेहरे पर वो सुकून साफ दिख रहा था। तारा अब कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप मुस्कुराती रही। उसकी सारी जलन उस एक पल में हवा हो चुकी थी। पेंट हाउस पहुँचते ही दोनों बिल्कुल एक नॉर्मल कपल की तरह बर्ताव करने लगे। वो दोनों का पहला दिन था जब वो शहर में एक साथ थे। दरवाज़ा खोलते ही तारा ने अपने जूते उतारे और सीधा सोफे पर गिर गई। उफ़, तुम्हारे इस ऑफिस के चक्कर में मेरे पैर टूट गए हैं। मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। रुद्र ने अपना कोट उतारा और अपनी शर्ट की बाहें फोल्ड करते हुए बोला, ठीक है, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। तारा ने एकदम से उठकर उसे अचरज से देखा। तुम? मिस्टर माफिया, तुम खाना बनाओगे? मुझे जहर नहीं खाना है, बता दे रही हूँ। चुपचाप बैठो और देखो, मैंने बहुत सालों अकेले रहकर कुकिंग सीखी है, रुद्र ने कहा और सीधा किचन में चला गया। तारा भी उसके पीछे पीछे आ गई और किचन आइलैंड पर चढ़कर बैठ गई। वो पैर हिलाते हुए रुद्र को सब्जियां काटते हुए देख रही थी। रुद्र की वो परफेक्शन, उसकी चौड़ी पीठ और उसका एक केयरिंग अंदाज तारा को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। तुम्हें पता है, तारा ने थोड़ा शरारती अंदाज में कहा। आज ऑफिस में वो HR मैनेजर कह रहा था कि बॉस बहुत खूंखार है, किसी की गलती बर्दाश्त नहीं करते। अगर वो तुम्हें यहाँ प्याज काटते हुए देख ले तो शायद बेहोशी हो जाए। रुद्र ने चाकू रखा और पलटकर तारा की तरफ देखा। वो धीरे धीरे चलते हुए तारा के बिल्कुल करीब आ गया और उसके दोनों पैरों के बीच खड़े होकर उसने अपने हाथ काउंटर पर टिका दिए। तारा पूरी तरह से उसके घेरे में थी। मैं दुनिया के लिए खूंखार ही हूँ तारा,
रुद्र ने अपनी आंखें तारा की आंखों में डालते हुए एक बहुत ही गहरी और मदहोश कर देने वाली आवाज़ में कहा, लेकिन तुम्हारे लिए मैं कुछ भी बन सकता हूँ। मैं वो रुद्र पांडे हूँ जो एक इशारे पर शहर बर्बाद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी इस एक मुस्कान के लिए मैं पूरी ज़िंदगी इस किचन में प्याज काटने को तैयार हूँ। तारा के दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई। रुद्र की बातें उसके सीधे दिल में उतर रही थी। उसने अपने दोनों हाथ रुद्र के गले में डाल दिए और उसे अपनी तरफ खींच लिया। तुम सच में बहुत अजीब हो रुद्र, तारा ने उसके होठों के बिल्कुल करीब फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन मुझे तुम्हारे इस पागलपन से बहुत प्यार है। रुद्र ने अब और इंतजार नहीं किया। उसने तारा की कमर को अपने मजबूत हाथों से जकड़ा और उसे काउंटर से हल्का सा ऊपर उठा लिया। उसके होठ तारा के होठों से मिल गए और इस बार कोई झिझक, कोई रुकावट नहीं थी। वो एक ऐसा पल था जिसमें दोनों की सारी थकान, सारी शिकायतें और दिन भर की सारी दूरियां मिट गई। इस बड़े से आलीशान पेंट हाउस में अब सिर्फ उन दोनों का प्यार और एक नई जिंदगी की शुरुआत गूंज रही थी, जहां गांव की एक बेबाक लड़की ने शहर के सबसे बड़े माफिया को पूरी तरह से अपना बना लिया था। किचन के काउंटर पर बैठकर वो रात दोनों के लिए बहुत ही खूबसूरत और सुकून भरी थी। रुद्र ने सच में अपने हाथों से एक बहुत ही बेहतरीन पास्ता बनाया था। उसने तारा को प्लेट नहीं दी, बल्कि खुद का कांटा उठाया और उसमें पास्ता लपेटकर तारा के होठों के पास ले गया। मुंह खोलो जंगली बिल्ली, रुद्र ने बहुत ही प्यार से कहा। तारा ने बिना कोई नखरा किए उसके हाथों से वो निवाला खा लिया। उसका स्वाद इतना लाजवाब था कि तारा की आंखें चमक उठी। रुद्र उसे अपने हाथों से पूरा खाना खिलाता रहा। जब तारा ने उसे खुद खाने के लिए कहा तो रुद्र ने बस उसके जूठे कांटे से ही खाना खा लिया। उस एक पल में तारा को लगा जैसे इस शहर के इस बड़े से महल में भी उसे अपना वो गांव वाला सुकून मिल गया हो। खाना खाने के बाद जब दोनों बेड पर लेटे तो रुद्र ने तारा को अपनी बाहों में पूरी तरह से छुपा लिया। उसने तारा को अपने सीने से लगाया और बहुत ही कोमलता से उसके माथे पर एक गहरा किस दिया। माथे पर किया गया वो किस तारा के लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित एहसास था। सो जाओ मेरी जान, कल से हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, रुद्र ने फुसफुसाते हुए कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। तारा रुद्र के उस चौड़े और मजबूत सीने पर सिर रखकर उसकी दिल की धड़कनें सुन रही थी। उसे रुद्र की यह चीज़ बहुत बहुत अच्छी लगती थी। वो बाहर दुनिया के लिए चाहे जितना खूंखार और बेरहम क्यों ना हो, लेकिन रात के अंधेरे में इस बंद कमरे में वो सिर्फ उसका रुद्र था, जो उसे दुनिया की हर बुरी नज़र से बचा कर रखता था। ऐसे ही कुछ दिन बहुत प्यार और सुकून से गुजर गए। ऑफिस में रुद्र और तारा एक दूसरे से प्रोफेशनल रहने की कोशिश करते, लेकिन रुद्र की वो तिरछी नशीली नज़रें अक्सर तारा का ध्यान भटका देती थी। लेकिन फिर एक दिन वो हुआ जिसने तारा के अंदर के उस छोटे से डर को एक बहुत बड़े तूफान में बदल दिया। तारा लंच के टाइम पर रुद्र के केबिन में एक ज़रूरी फाइल देने गई थी। केबिन का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। तारा ने जैसे ही अंदर जाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसके कदम वहीं जम गए। अंदर रुद्र अपनी कुर्सी के पास खड़ा था और एक बहुत ही खूबसूरत मॉडर्न सी लड़की उसके गले लगी हुई थी। वो लड़की रुद्र को इतनी कस कर पकड़े हुए थी जैसे वो उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा हो। तारा के कानों में उस लड़की की आवाज़ पड़ी, थैंक यू सो मच उस राक्षस को जेल में डलवाने के लिए। अगर तुम नहीं होते तो वो इंसान मुझे भी मार डालता। आई लव यू सो मच। रुद्र ने भी बहुत प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरा और उसे खुद से चिपका लिया। तारा के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसके हाथों से फाइल छूटते छूटते बची। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसके अंदर की वो मासूम गांव की लड़की एक पल में टूटकर बिखर गई। आई लव यू। तारा का दिल जोर से रो पड़ा। यही सच है तारा, तुम बस एक गांव की बेवकूफ़ लड़की हो। इसने तुम्हें अपने जाल में फंसाया है।
ये घर पर तुम्हारे साथ प्यार का नाटक करता है और ऑफिस में आकर हर दिन किसी न किसी नई लड़की के साथ चिपकता है। नताशा के बाद अब ये नई लड़की। शहर के अमीर लड़के बस हमारा इस्तेमाल करना जानते हैं। तारा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे उसका दम घुट रहा है। वो बिना एक पल सोचे उल्टे पैर वहाँ से भागी। उसने लिफ्ट ली और सीधे ऑफिस से बाहर निकल गई। उसे बस उस जगह से, रुद्र से और इस शहर की हर झूठी चीज़ से दूर जाना था। शाम ढल चुकी थी। मुंबई के जुहू बीच पर समंदर की लहरें शोर मचा रही थी। तारा समंदर किनारे रेत पर बैठी थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे अपने बापू की याद आ रही थी। वो खुद को बहुत ठगा हुआ और अकेला महसूस कर रही थी। तभी अचानक किसी ने बहुत ही बेदर्दी और ताकत से उसकी कलाई पकड़ी और उसे झटके से खड़ा कर दिया। तारा ने घबरा कर देखा। सामने रुद्र खड़ा था। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। उसकी टाई ढीली थी, शर्ट के बटन खुले हुए थे और उसके चेहरे पर एक ऐसा खौफनाक गुस्सा और डर था जो तारा ने पहले कभी नहीं देखा था। वो बुरी तरह हाँफ रहा था, जैसे वो मीलों दौड़ कर आया हो। पागल हो तुम। रुद्र की आवाज़ समंदर की लहरों से भी ज़्यादा तेज और खौफनाक थी। तुम्हें अकल नाम की कोई चीज़ है या वो भी गांव में छोड़ आई हो? अचानक से ऑफिस से बिना बताए कहाँ गायब हो गई थी तुम? मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम? तुम्हें अंदाज़ा भी है मेरी क्या हालत हो रही थी पिछले 4 घंटों से? तारा ने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रुद्र की पकड़ किसी लोहे की जंजीर जैसी थी। मुझे तुम्हारी इस फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ो मेरा हाथ। तारा रोते हुए चिल्लाई। क्यों छोड़ूं? रुद्र ने उसे अपनी तरफ एक झटके से खींचा। तुम्हें इस अनजान मुंबई शहर के बारे में कुछ पता भी है? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो, अगर कोई तुम्हें किडनैप कर लेता या कोई हादसा हो जाता तो मैं क्या करता तारा? मैं तो जीते जी मर जाता। रुद्र की आंखों में वो सच्चा डर साफ दिख रहा था, लेकिन तारा इस वक्त शक और जलन की उस आग में जल रही थी जहां उसे कुछ सब सच नज़र नहीं आ रहा था। उसने पूरी ताकत से रुद्र के सीने पर अपने दोनों हाथों से धक्का मारा। चुप रहो, एकदम चुप रहो। झूठे हो तुम, धोखेबाज हो। तारा फूट फूट कर रोने लगी। तुम सिर्फ मेरे साथ खेल रहे हो रुद्र। तुम्हें क्या लगता है मैं गांव की हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आता? तुम घर पर मेरे साथ प्यार का नाटक करते हो, मेरी फिक्र करने का दिखावा करते हो और ऑफिस में जाकर दूसरी लड़कियों को गले लगाते हो। रुद्र एकदम से सन्न रह गया। उसका गुस्सा अचानक एक शौक में बदल गया। क्या बकवास कर रही हो तुम? कौन सी लड़की? मत बनो अनजान। तारा ने रोते हुए रुद्र के सीने पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। मैंने आज दोपहर को तुम्हें उस नई लड़की को गले लगाते हुए देखा। वो तुम्हें आई लव यू बोल रही थी। तुम सब अमीर लड़के एक जैसे होते हो। तुम्हें बस इस्तेमाल करना आता है। तुमने मुझे भी बस इस्तेमाल किया है। रुद्र ने तारा के दोनों हाथ पकड़ लिए ताकि वो उसे मारना बंद करे। उसने कुछ सेकेंड तक तारा की उन आँखों से भरी लाल आँखों में देखा। फिर अचानक रुद्र के दिमाग में वो दोपहर वाला सीन घूमा। उसे समझ आ गया कि तारा किस लड़की की बात कर रही है और अगले ही पल समंदर किनारे खड़े उस खूंखार माफिया के चेहरे का सारा गुस्सा, सारा डर गायब हो गया और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसकी भारी हंसी उस बीच की हवाओं में गूंजने लगी। तारा ये देखकर और भी ज़्यादा भड़क गई। उसका दिल टूट रहा था और ये इंसान हंस रहा था। तुम हंस रहे हो? तारा गुस्से से कांपने लगी। तुम सच में बहुत बुरे इंसान हो रुद्र। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। आज के बाद मुझे अपनी ये धोखेबाज शक्ल कभी मत दिखाना। ये कहकर तारा मुड़ी और तेजी से वहाँ से जाने लगी। लेकिन वो 2 कदम भी नहीं चल पाई थी कि रुद्र ने पीछे से आकर अपने दोनों मजबूत हाथों से उसकी कमर को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसे खींचकर अपनी उस चौड़ी और सख्त पीठ से चिपका लिया। छोड़ो मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। तारा उसके घेरे में छटपटाने लगी।
चुपचाप मेरी बात सुनो जंगली बिल्ली। रुद्र ने तारा के कान के पास मुस्कुराते हुए फुसफुसाया। उसने एक हाथ से तारा की कमर को मजबूती से पकड़े रखा और अपने दूसरे हाथ से अपनी जेब से फ़ोन निकाला। तारा अभी भी रो रही थी और निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रुद्र ने एक नंबर डायल किया और वीडियो कॉल ऑन कर दी। उसने फ़ोन को ऐसे पकड़ा कि स्क्रीन पर वो दोनों नज़र आ रहे थे। कुछ ही सेकेंड में कॉल उठी। स्क्रीन पर वही लड़की नज़र आई जिसे तारा ने दोपहर को ऑफिस में देखा था। हाँ भैया बोलिए, उस लड़की की चहकती हुई आवाज़ फ़ोन से आई। तारा का छटपटाना अचानक से रुक गया। उसके आंसुओं से भीगे गाल एकदम सून पड़ गए। भैया? तारा का दिमाग सून हो गया। उसने आंखें फाड़कर फ़ोन की स्क्रीन पर देखा। स्क्रीन पर दिख रही लड़की की नज़र जैसे ही वीडियो में रुद्र के साथ खड़ी तारा पर पड़ी, वो एकदम से हैरान रह गई। ओह माय गॉड भैया, ये कौन है और आप इसके इतने करीब क्यों खड़े हैं? वो लड़की एकदम से चौंक गई, लेकिन फिर उसने तारा को ध्यान से देखा और उसकी आंखें खुशी से बड़ी हो गई। वेट, ये मिनट, क्या ये वही तारा है जिसके बारे में कबीर मुझे बता रहा था? ओ गॉड भैया, क्या ये मेरी भाभी है? रुद्र ने मुस्कुराते हुए तारा के कान के ठीक नीचे उसकी गर्दन पर एक हल्का सा किस किया, जिससे तारा के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। हाँ छोटी, यही है वो जंगली बिल्ली जिसने तेरे खुखार भाई को पूरी तरह से फंसा लिया है। मिलो अपनी होने वाली भाभी से। हाय भाभी, रुद्र की बहन खुशी से फ़ोन में लगभग चिल्लाई। मैं रिधि हूँ, रुद्र भैया की छोटी बहन। आज ही मैं लंदन से वापस आई हूँ। भैया ने उस राक्षस को जेल भेज दिया, इसीलिए मैं उन्हें थैंक यू बोलने ऑफिस गई थी। मैं आपसे मिलने के लिए मरे जा रही हूँ भाभी। आप सच में बहुत बहुत प्यारी लग रही हैं। तारा का चेहरा इस वक्त लाल, पीला, नीला सब हो चुका था। उसे इतनी भयंकर शर्म आ रही थी कि उसका मन कर रहा था कि वो इसी जुहू बीच की रेत में गड्ढा खोदे और अंदर समा जाए। उसने क्या क्या बोल दिया था रुद्र को। हाय रिद्धि, तारा ने रूंधे हुए गले और शर्म से लाल चेहरे के साथ बड़ी मुश्किल से कहा। ठीक है छोटी, मैं तेरी भाभी को लेकर घर आता हूँ, फिर बात करते हैं। रुद्र ने मुस्कुराते हुए फ़ोन काट दिया। फ़ोन कटते ही रुद्र ने तारा को अपनी बाहों में घुमाकर अपने सामने कर लिया। तारा ने शर्म के मारे अपना सिर नीचे झुका लिया और रुद्र से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। रुद्र ने बहुत ही प्यार से अपनी उंगलियों से तारा की ठुड्डी पकड़ी और उसका चेहरा ऊपर उठाया। तो रुद्र ने अपनी भवें चढ़ाते हुए एक बहुत ही गहरी और शैतानी मुस्कान के साथ कहा, मैं घर पर प्यार का नाटक करता हूँ, मैं लड़कियों का इस्तेमाल करता हूँ, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। तारा ने तुरंत अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। प्लीज़ रुद्र, मुझे मत चिढ़ाओ। मुझे क्या पता था कि वो तुम्हारी सगी बहन है। ऑफिस में तुम कभी बताते भी तो नहीं हो अपनी फैमिली के बारे में। रुद्र ने उसके हाथों को उसके चेहरे से हटाया और उसे बहुत ही गहराई से देखा। मैंने तुम्हें बताया था तारा, मेरी ज़िंदगी में मेरे दादाजी के अलावा किसी ने मुझे प्यार नहीं किया। मेरी माँ चली गई और वो इंसान जिसे मैं पिता कहता था, उसने मुझे सिर्फ दर्द दिया। रिधि ही एक इकलौती थी जिसे मैंने उस दलदल से बाहर भेज दिया था। आज जब वो राक्षस जेल गया तो वो वापस आई। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे और उसके अलावा कोई लड़की नहीं है। तारा की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू गिल्ट और बेइंतहा प्यार के थे। उसने अपने दोनों हाथ रुद्र के गले में डाल दिए और उसे बहुत ही कस कर अपने सीने से लगा लिया। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो रुद्र, मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ। तारा उसके सीने में मुंह छिपा कर रोने लगी। मुझे बहुत डर लगता है तुम्हें खोने से। मुझे लगता है कि मैं गांव की हूँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं पागल हो जाती हूँ जब कोई और लड़की तुम्हारे करीब आती है। रुद्र ने तारा को अपनी बाहों में बहुत मजबूती से भर लिया। उसने अपना सिर तारा के सिर पर टिका दिया और समंदर की उन तेज लहरों के बीच बहुत ही नशीली और सुकून भरी आवाज़ में बोला, तुम मेरे लायक नहीं हो, बल्कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ तारा।
तुमने मेरे इस खूंखार और बेरहम दिल को इंसान बना दिया। और रही बात तुम्हारे पजेसिव होने की, तो सच कहूँ, जब तुम ऐसे मुझ पर अपना हक जताती हो ना, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। तारा ने धीरे से अपना सिर पीछे किया और अपने आंसुओं के बीच भी रुद्र को घूरते हुए बोली, तुम्हें मज़ा आता है ना? रुको तुम, आज घर चलो, मैं तुम्हें ऐसा मज़ा चखाऊंगी कि सारी ज़िंदगी याद रखोगे मिस्टर माफिया। रुद्र जोर से हंसा और उसने समंदर किनारे ढलते सूरज की उस लाल रोशनी में तारा के होठों पर एक बहुत ही गहरा, जुनूनी और प्यार से भरा किस कर लिया। मुंबई की उस भीड़ भाड़ में भी उन दोनों के लिए वक्त जैसे वहीं ठहर गया था। अब कोई गलतफहमी, कोई डर उनके बीच नहीं था। सिर्फ एक दूसरे के लिए वो बेइंतहा प्यार था जिसे अब कोई जुदा नहीं कर सकता था। जुहू बीच की उस खूबसूरत और जज्बातों से भरी शाम के बाद जब रुद्र और तारा पेंट हाउस वापस लौटे तो उनके बीच का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। तारा के चेहरे पर अब कोई शक नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरी और प्यार भरी चमक थी। रुद्र ने पूरे रास्ते तारा का हाथ अपने हाथ में थामे रखा था। जैसे ही उन्होंने पेंट हाउस का दरवाज़ा खोला, अंदर सोफे पर बैठी एक लड़की उछलकर खड़ी हो गई। उसने एक बहुत ही आरामदायक ओवरसाइज टी शर्ट और पजामा पहना हुआ था और उसके हाथ में पॉपकॉर्न का एक बड़ा सा बाउल था। फाइनली आप लोग आ गए, रिधि खुशी से चिल्लाते हुए दौड़कर उनके पास आई। उसने बिना एक पल की झिझक के सीधे तारा को गले लगा लिया। तारा पहले तो थोड़ी सी घबराई, लेकिन रिधि का वो अपनापन देखकर उसने भी मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया। ओह माय गॉड भाभी, आप तो फ़ोन के कैमरे से भी 100 गुना ज़्यादा खूबसूरत हैं। रिधि ने तारा को खुद से थोड़ा दूर करते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे इस बोरिंग, खूंखार और हमेशा गुस्से में रहने वाले भाई को इतनी प्यारी लड़की कैसे मिल गई। ज़रूर इन्होंने आपको किसी बंदूक की नोक पर डरा कर हाँ बुलवाया होगा। तारा अपनी हंसी नहीं रोक पाई। रुद्र ने आंखें मींच ली और एक गहरी सांस ली। रिधि, बहुत हो गया तेरा। यह कोई बंदूक से डरने वाली लड़की नहीं है। इसके पास खुद एक बहुत बड़ी तोप है, इसकी जुबान। रुद्र ने अपना कोट उतारते हुए कहा। रिधि हंस पड़ी। उसने तारा का हाथ पकड़ा और उसे सोफे की तरफ खींचते हुए ले गई। आइए भाभी, बैठिए, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। आपको पता है, जब भैया गांव से वापस आए थे तो ये एकदम देवदास बने हुए थे। दिन भर बस फ़ोन घूरते रहते थे और किसी पर भी बेवजह चिल्ला पड़ते थे। मुझे तो कबीर ने बताया था कि भैया के गांव की लड़की के प्यार में बिल्कुल पागल हो चुके हैं। तारा ने शरारत भरी नज़रों से रुद्र की तरफ देखा, जो किचन से पानी की बोतल निकाल रहा था। अच्छा, तो शहर के सबसे बड़े माफिया का गांव में जाकर दिल पिघल गया था। तारा ने रुद्र को ताना मारते हुए कहा। रिधि ने ताली बजाई। वही तो भाभी, आप मानेंगी नहीं, बचपन से आज तक मैंने अपने भाई को किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखते हुए भी नहीं देखा। सब इनसे डरते हैं और ये भाई साहब आपसे डरते हैं। कल रात जब आपने इनका फ़ोन नहीं उठाया था ना, तो इन्होंने पूरे घर का फर्नीचर तोड़ दिया था। रिधि, रुद्र ने किचन से बाहर आते हुए बहुत ही सख्त लेकिन झूठे गुस्से वाली आवाज़ में कहा। अगर तेरी बकवास ख़त्म हो गई हो तो तू जाकर सो सकती है, तेरी फ़्लाइट लंबी थी। ओहो, देख रही है भाभी कैसे मुझे भगा रहे हैं ताकि आपके साथ अकेले समय बिता सके। रिधि ने आंख मारते हुए कहा। ठीक है, मैं जा रही हूँ। वैसे भी कबाब में हड्डी बनना मुझे पसंद नहीं। गुड नाइट भाभी। गुड नाइट रोमियो भैया। रिधि हंसते हुए अपने कमरे की तरफ भाग गई। उसके जाते ही पूरे बड़े से हॉल में फिर से एक खामोशी छा गई, लेकिन इस खामोशी में एक बहुत ही नशीली तूफान पल रहा था। तारा अभी भी सोफे पर बैठी मुस्कुरा रही थी। रुद्र पानी की बोतल टेबल पर रख कर धीरे धीरे चलते हुए तारा के पास आया। वो सोफे के हत्थे पर बैठ गया और तारा की तरफ थोड़ा झुका तो मेरी बहन के साथ मिलकर मेरी टांग खींचने में बहुत मज़ा आ रहा था। रुद्र की आवाज़ बहुत गहरी और मखमली थी। तारा ने अपनी ठुड्डी ऊपर की।
और उस खुखार माफिया की आंखों में आंखें डालकर पूरी बेबाकी से बोली, हाँ बहुत मजा आ रहा था। और तुमने बीच पर क्या कहा था कि तुम्हें मेरे हक जताने में मजा आता है? तो फिर तैयार रहना मिस्टर माफिया, क्योंकि अब मैं तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगी कि तुम तारा अपनी बात पूरी कर पाती। उससे पहले ही रुद्र ने अचानक तारा के दोनों हाथों की कलाइयों को पकड़ा और एक ही झटके में उसे सोफे पर पीछे की तरफ गिरा दिया। अगले ही पल रुद्र पूरी तरह से उसके ऊपर था। तारा की सांसें गले में अटक गई, उसकी बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी हो गई। रुद्र ने उसके दोनों हाथों को सोफे के कुशन पर उसके सिर के ऊपर दबा दिया था। उसका पूरा वजन तारा के ऊपर था, लेकिन उसने बहुत ही चालाकी से अपना भार ऐसे संभाला हुआ था कि तारा को कोई तकलीफ ना हो। तुम क्या मजा चखाओगी जंगली बिल्ली? रुद्र का चेहरा तारा के चेहरे के बिल्कुल करीब था। उसकी गर्म सांसें तारा के कांपते हुए होठों को छू रही थी। मजा चखाना किसे कहते हैं, यह मैं तुम्हें आज बताता हूँ। तारा का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे वो पसलियाँ तोड़कर बाहर आ जाएगा। रुद्र, छोड़ो मुझे, रिधि जाग रही होगी। तारा की आवाज़ बस एक फुसफुसाहट बनकर रह गई। उसे सोने की आदत है, लेकिन तुम्हारी रातों की नींद अब मैं हमेशा के लिए उड़ाने वाला हूँ, रुद्र ने कहा और अपने होठ बहुत ही कोमलता से तारा की गर्दन के उस हिस्से पर रख दिए जहाँ उसकी नब्ज धड़क रही थी। तारा के मुंह से गहरी और कांपती हुई सिसकी निकल गई। रुद्र के होठों का वो गर्म और नशीला स्पर्श तारा के शरीर में बिजली की तरह दौड़ गया। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। रुद्र के बाल तारा के गालों को छू रहे थे। रुद्र ने अपने होठों को धीरे धीरे तारा की गर्दन से ऊपर की तरफ बढ़ाया। वो हर एक स्पर्श के साथ तारा को अपने प्यार के नशे में डुबो रहा था। तारा के हाथ जो रुद्र की पकड़ में थे वो अब ढीले पड़ चुके थे। वो खुद को इस तूफान में पूरी तरह से हार चुकी थी। रुद्र का चेहरा अब ठीक तारा के चेहरे के ऊपर था। उसने बहुत ही गहराई से तारा की उन नशीली आंखों में देखा जो इस वक्त प्यार और बेताबी से भारी हो चुकी थी। तुम सिर्फ मेरी हो तारा, सिर्फ मेरी, रुद्र ने बहुत ही अधिकार से कहा और अपने होठ तारा के होठों पर रख दिए। यह चुंबन कोई हड़बड़ाहट वाला नहीं था। इसमें एक अजीब सी गहराई थी, एक ऐसा जुनून था जिसने तारा की सांसों को सच में थाम दिया। रुद्र उसे चूमते हुए इतना खो गया था कि वो दुनिया का हर होश भूल चुका था। तारा ने भी अपने हाथ रुद्र की गर्दन में डाल दिए और उसकी शर्ट के कॉलर को अपनी मुट्ठियों में भींच लिया। दोनों की धड़कनें एक दूसरे से टकरा रही थी। वो पल इतना खूबसूरत, इतना इंटेंस और इतना रियल था कि उस बंद कमरे की हवा भी जैसे गर्म हो गई थी। जब रुद्र बहुत देर बाद पीछे हटा तो तारा बुरी तरह हाँफ रही थी। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल था और आंखें शर्म से झुकी हुई थी। रुद्र ने मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूमा और उसे अपनी बाहों में समेटकर खुद के सीने से लगा लिया। अगले कुछ दिन दोनों के लिए किसी खूबसूरत सपने जैसे थे। ऑफिस में भी तारा बहुत कॉन्फिडेंस के साथ काम करती थी, लेकिन उसे पता था कि शहर का सबसे खूंखार इंसान उसके प्यार में पूरी तरह से पागल है। लेकिन वो कहते हैं ना, माफिया की दुनिया में सुकून बहुत कम वक्त का मेहमान होता है। गुरुवार की सुबह थी। ऑफिस में एक बहुत ही अहम मीटिंग चल रही थी। रुद्र बोर्ड रूम में था और तारा अपनी डेस्क पर एक फाइल तैयार कर रही थी। तभी तारा के फ़ोन पर एक मैसेज आया, तुम्हारे बापू की तबीयत बहुत ख़राब है, वो तुम्हें याद कर रहे हैं। नीचे बेसमेंट में गाड़ी खड़ी है, जल्दी आ जाओ। मैसेज किसी अनजान नंबर से था। तारा का दिमाग एकदम से सून हो गया। बापू? उन्हें क्या हुआ? उसने बिना एक पल सोचे अपनी फाइल वहीं छोड़ी और दौड़ते हुए एलिवेटर की तरफ भागी। उसने रुद्र को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन मीटिंग की वजह से रुद्र का फ़ोन स्विच ऑफ था। तारा की आंखों में आंसू आ गए थे। वो लिफ्ट से सीधे बेसमेंट पार्किंग में पहुंची। पार्किंग में बहुत अंधेरा और सन्नाटा था। बापू? तारा ने घबराते हुए इधर उधर देखा। तभी अचानक एक काली वैन तेजी से आकर तारा के बिल्कुल सामने रुकी। वैन का दरवाज़ा खुला और उसमें से 3 बहुत ही खूंखार दिखने वाले आदमी बाहर निकले।
उनके हाथों में हथियार थे। तारा की चीख निकल गई। वो पीछे की तरफ भागने लगी, लेकिन एक आदमी ने झपट कर उसके बाल पकड़ लिए और उसे अपनी तरफ खींच लिया। चुपचाप अंदर बैठ जा, वरना यहीं जान से मार दूंगा। उस आदमी ने तारा की कनपट्टी पर एक ठंडी लोहे की बंदूक रख दी। तारा डर के मारे कांपने लगी। उसकी आंखों में आंसुओं की धार बह निकली। छोड़ दो मुझे। तुम लोग कौन हो? हम रंगा सेठ के आदमी हैं। तेरे उस आशिक ने हमारे सेठ का करोड़ों का नुकसान किया है। अब वो तेरी जान देकर उसकी कीमत चुकाएगा। वो तारा को वैन में घसीटने ही वाले थे कि अचानक बेसमेंट के दूसरे कोने से एक बहुत ही भयानक और तेज आवाज़ आई। एक गोली सीधे उस आदमी के कंधे पर जाकर लगी जिसने तारा को पकड़ा हुआ था। वो आदमी दर्द से चीखता हुआ पीछे गिरा। तारा ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। सामने रुद्र खड़ा था, लेकिन ये वो रुद्र नहीं था जो उसके लिए किचन में खाना बनाता था या जो उसे प्यार से चूमता था। यह रुद्र पांडे था, शहर का सबसे खूंखार, बेरहम और खून का प्यासा माफिया। उसकी आंखें गुस्से से इस कदर लाल थी कि लग रहा था वो अभी पूरे शहर को जला कर राख कर देगा। उसने अपना कोट उतार कर फेंक दिया था। शर्ट की बाहें चढ़ी हुई थी और उसके हाथ में एक भारी पिस्टल थी जिसमें अभी धुआं निकल रहा था। उसके साथ कबीर और उसके कई हथियारबंद आदमी भी थे। कबीर को जैसे ही पता चला कि तारा की डेस्क खाली है और वो बेसमेंट में गई है, उसने तुरंत मीटिंग रुकवाकर रुद्र को बता दिया था, उससे दूर हट जाओ। रुद्र की आवाज़ पार्किंग की दीवारों से टकराकर किसी गूंजते हुए तूफान की तरह आई। उसकी आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि उन गुंडों के भी रोंगटे खड़े हो गए। रुद्र, मुझे बचा लो, तारा रोते हुए चिल्लाई। एक गुंडे ने तुरंत तारा को अपनी तरफ खींचा और बंदूक उसके सिर पर तान दी। बंदूक नीचे रख दे पांडे, वरना इस लड़की का भेजा अभी इसी वक्त उड़ा दूंगा। रुद्र ने बंदूक नीचे नहीं की। उसकी आंखों में मौत नाच रही थी। उसने बहुत ही शांत लेकिन खून जमा देने वाली आवाज़ में कहा, अगर तेरे हाथ की एक उंगली भी उस ट्रिगर पर हिली तो मैं तेरी पूरी नस्ल को इस दुनिया से मिटा दूंगा। तू जानता नहीं है तूने किस पर हाथ डाला है। तू हथियार नीचे रख। गुंडा पसीने से भीग चुका था। रुद्र ने अचानक अपनी पिस्तौल हवा में उछाली और उसे ज़मीन पर फेंक दिया। गुंडों के चेहरे पर एक गंदी सी मुस्कान आ गई। अब तू भी मरेगा और ये लड़की भी, गुंडे ने कहा। लेकिन गुंडा ये भूल गया था कि रुद्र पांडे को हथियारों की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही गुंडे का ध्यान हल्का सा भटका, रुद्र एक खुखार शेर की तरह उसकी तरफ झपटा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। रुद्र ने एक हाथ से गुंडे के उस हाथ को पकड़ जिसमें बंदूक थी और इतनी बेरहमी से उसे मोड़ा कि हड्डी के टूटने की कड़क आवाज़ पूरे बेसमेंट में गूंज गई। गुंडा दर्द से चीख पड़ा और बंदूक नीचे गिर गई। तारा झटके से दूर जाकर गिरी। इसके बाद रुद्र ने उस गुंडे का गला अपने मजबूत हाथों से दबोच लिया। वह उसे मारता जा रहा था। एक पंच, दूसरा पंच, तीसरा पंच। गुंडे का चेहरा खून से लथपथ हो गया था, लेकिन रुद्र रुक नहीं रहा था। उसके अंदर का वो हैवान जाग चुका था जो उसने आज तक तारा से छुपा कर रखा था। वो उस आदमी को सच में जान से मार देना चाहता था। बॉस, बस कीजिए, वो मर जाएगा। कबीर ने आगे बढ़कर रुद्र को रोकने की कोशिश की, लेकिन रुद्र ने कबीर को भी एक झटके में पीछे धकेल दिया। तारा जमीन पर बैठी अपने हाथों से अपना मुंह छुपाए कांपते हुए ये सब देख रही थी। उसे मौत का डर नहीं लग रहा था, उसे इस वक्त रुद्र को देखकर डर लग रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका रुद्र इतना हिंसक, इतना खून का प्यासा हो सकता है। रुद्र, तारा की रूंधे हुए गले से एक हल्की सी कांपती हुई आवाज़ निकली। वो एक आवाज़ रुद्र के कानों में पड़ी। उसका वो खून से सना हुआ हाथ हवा में ही रुक गया। उसने झटके से मुड़कर तारा की तरफ देखा। तारा कोने में सिकुड़ी हुई बैठी थी। उसके चेहरे पर रुद्र के लिए खौफ साफ दिख रहा था। रुद्र का सारा गुस्सा, सारा पागलपन जैसे एक झटके में किसी ठंडे पानी की तरह जम गया। उसने उस अधमरे गुंडे को ज़मीन पर फेंक दिया। उसकी सांसें भारी चल रही थी। वो धीरे धीरे चलते हुए तारा के पास आया।
उसके हाथों में उस गुंडे का खून लगा हुआ था। रुद्र ने अपना हाथ तारा की तरफ बढ़ाया। तारा, लेकिन जैसे ही रुद्र का हाथ तारा के करीब आया, तारा डर के मारे एक कदम पीछे खिसक गई। तारा का वो पीछे खिसकना रुद्र के सीने में किसी खंजर की तरह उतर गया। उसके अपने हाथ हवा में कांप गए। जो इंसान मौत से नहीं डरता था, वो इस वक्त अपनी मोहब्बत की आंखों में अपने लिए डर देखकर अंदर तक टूट गया। कबीर, रुद्र ने बिना तारा की तरफ देखे एक बहुत ही ठंडी और दर्द भरी आवाज़ में कहा, इन्हें यहाँ से साफ करो। और रंगा सेठ, उसे जिंदा मेरे सामने लेकर आओ। फिर वो मुड़ा और उसने बिना तारा को छुए कहा, चलो घर, तुम सुरक्षित हो। रात का वक्त था। पेंट हाउस में एक बहुत ही भारी और दमघोटू खामोशी छाई हुई थी। रुद्र बेडरूम की बालकनी में खड़ा था। उसने नहाकर अपने हाथों से खून साफ कर लिया था, लेकिन उसके दिमाग से तारा का वो डरा हुआ चेहरा नहीं निकल रहा था। वो लगातार सिगरेट पी रहा था, जो वो तभी पीता था जब वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता था। तारा पीछे कमरे में बिस्तर पर बैठी थी। वो अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी। उसे रंगा सेठ के आदमियों से ज़्यादा रुद्र का वो खौफनाक रूप डरा रहा था। रुद्र सिगरेट फेंककर कमरे के अंदर आया। उसने तारा को देखा। तारा ने तुरंत अपनी नज़रें झुका ली और वो हल्की सी कांप गई। रुद्र का सब्र टूट गया। वो लंबे लंबे कदम भरते हुए तारा के पास आया और उसने तारा के कंधों को अपने दोनों हाथों से जकड़ लिया। तुम मुझसे डर रही हो? रुद्र की आवाज़ में एक बहुत ही गहरा दर्द और भयानक गुस्सा दोनों एक साथ उबल रहे थे। मुझसे, जो तुम्हारी जान बचाने के लिए पूरी दुनिया को आग लगा सकता है। तारा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने आज तक देखा कि तुम सच में क्या हो रुद्र। तुम उस इंसान को जान से मार देते। तुम्हारी आंखों में उस वक्त खून सवार था। रुद्र ने तारा को एक झटके में खींचकर अपने बहुत करीब कर लिया। उसकी नसें गुस्से से तन गई थी। हाँ, मैं मार देता उसे, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। रुद्र लगभग दहाड़ते हुए बोला, तुम क्या सोचती हो तारा कि मैं कोई साधु संत हूँ? मैं माफिया हूँ। इस दुनिया ने मुझे यही सिखाया है कि जो मेरी चीज़ पर आँख उठाए उसकी आँखें निकालो। और तुम मेरी ज़िंदगी हो। अगर उस गुंडे की गोली तुम्हें लग जाती तो मेरा क्या होता? मैं तो पागल हो जाता तारा। रुद्र का गुस्सा आंसू में बदल रहा था। उसका वो सख्त पत्थरों जैसा सीना बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हो रहा था। मुझे तुम्हारा वो रूप देखकर डर लगता है रुद्र। मैं गांव की एक साधारण लड़की हूँ। मुझे यह खून खराबा, यह मौत का खेल समझ नहीं आता। तारा फूट फूट कर रोने लगी। रुद्र ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। वो पीछे हटा और उसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए एक बहुत ही दर्द भरी हंसी हंसी। यही डर था मुझे, रुद्र ने फुसफुसाते हुए कहा। इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा इस दुनिया से दूर रखना चाहता था, लेकिन आज वो दुनिया तुम्हारी दहलीज तक आ गई। अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसके हाथों पर खून लगा है, तो तुम आज़ाद हो तारा। मैं तुम्हें ज़बरदस्ती कैद करके नहीं रखूँगा। यह सुनकर तारा का रोना अचानक रुक गया। उसने झटके से अपना सिर ऊपर उठाया और रुद्र की उन लाल टूटी हुई आंखों में देखा। रुद्र उसे छोड़कर दूर जा रहा था। वो दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि तारा अचानक उठी और दौड़कर पीछे से रुद्र की उस चौड़ी कमर में अपनी दोनों बाहें डाल दी। उसने अपना आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा रुद्र की पीठ पर टिका दिया। मैं कहीं नहीं जा रही, तारा हिचकियाँ लेते हुए बोली। मुझे तुम्हारी इस दुनिया से डर लगता है रुद्र, लेकिन तुम्हारे बिना मेरी दुनिया का कोई वजूद ही नहीं है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे उस गुस्से से भी और तुम्हारी उस फिक्र से भी। बस कभी कभी तुम इतने खौफनाक हो जाते हो कि मैं भूल जाती हूँ कि तुम मेरे वही रुद्र हो जो मेरे लिए प्याज काटते थे। रुद्र के कदम वहीं जम गए। तारा के वो शब्द उसके उबलते हुए दिल पर किसी ठंडे पानी की तरह गिरे। उसने मुड़कर तारा को देखा और बिना एक भी शब्द कहे उसे अपनी बाहों में ऐसे भींच लिया जैसे वह उसे अपने अंदर समा लेना चाहता हो। रुद्र ने तारा के बालों में अपना चेहरा छुपा लिया और बहुत ही भारी आवाज़ में बोला, मैं वादा करता हूँ जंगली बिल्ली, मेरी इस दुनिया की कोई भी परछाई अब कभी तुम पर नहीं पड़ेगी, कभी नहीं। उस रात वो दोनों बहुत देर तक बस एक दूसरे को गले लगाए बैठे रहे।
खौफ और खून खराबे से शुरू हुई वो सुबह रात होते होते एक बहुत ही गहरे और टूट प्यार में बदल गई थी। रुद्र को समझ आ गया था कि उसकी दुनिया कितनी खतरनाक है और तारा को समझ आ गया था कि उस खतरनाक दुनिया में रुद्र ही उसका इकलौता और सबसे महफूज ठिकाना है। बेसमेंट वाले उस भयानक हादसे को गुजरे हुए 4 दिन हो चुके थे। तारा ने ऑफिस जाना बंद कर दिया था। रुद्र ने भी अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी थी और वो घर से ही काम कर रहा था। वो एक पल के लिए भी तारा को अकेला नहीं छोड़ता था। तारा के उठने से पहले वो उसके लिए नाश्ता बनाता, उसे अपने हाथों से खिलाता और रात को तब तक उसे सीने से लगाए रखता जब तक कि वो गहरी नींद में ना सो जाए। लेकिन इतना सब होने के बावजूद रुद्र की तेज नज़रों ने तारा की आंखों में छुपे उस खौफ को पढ़ लिया था। तारा पहले की तरह बेबाक नहीं रही थी। वो बीच बीच में कहीं खो जाती थी और किसी भी तेज आवाज़ पर एकदम से चौंक जाती थी। एक शाम रुद्र सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तारा उसके पास ही बैठी चुपचाप टीवी देख रही थी, लेकिन उसका ध्यान टीवी पर नहीं था। उसकी आंखें खाली थी। रुद्र ने अपना लैपटॉप बंद किया और गहरी सांस लेकर तारा की तरफ घूमा। तारा, ऐसे बिहेव मत करो, रुद्र ने बहुत ही सख्त लेकिन फिक्र भरी आवाज़ में कहा। तारा एकदम से चौंककर उसकी तरफ देखने लगी। क्या मतलब? तारा ने घबराते हुए पूछा। रुद्र ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया। मतलब ये कि तुम ऐसे डरी डरी सी, सहमी हुई सी क्यों हो? मुझे मेरी वो जंगली बिल्ली वापस चाहिए जो मेरी करोड़ों की गाड़ी का सिस्टम तोड़ने पर उतारू थी, जो हर बात पर मुझसे लड़ती थी। तुम्हारा यह खामोश रहना मुझे अंदर ही अंदर मार रहा है। तुम्हें लगता है कि मैं कोई ऐसा राक्षस हूँ जिसे तुम्हें डर कर रहना चाहिए? तारा के अंदर का वो दबा हुआ फ्रस्ट्रेशन और अजीब सी बेचैनी अचानक से बाहर आ गई। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरती हूँ? तारा की वो पुरानी वाली तेज टोन वापस आ गई। उसकी आंखें गुस्से से बड़ी हो गई। मैं किसी से नहीं डरती, समझे? और तुम क्या मुझे बार बार ये एहसास दिला रहे हो कि मैं कमज़ोर हूँ? मैं कोई बेचारी नहीं हूँ। तो फिर साबित करो। रुद्र ने भवे चढ़ाकर उसे चुनौती दी। तारा को इतना गुस्सा आया कि उसने बिना एक पल सोचे आगे बढ़कर रुद्र की टी शर्ट का कॉलर पकड़ा और उसे झटके से अपनी तरफ खींच लिया। इससे पहले कि रुद्र कुछ समझ पाता, तारा ने अपने होठ सीधे रुद्र के होठों पर रख दिए। यह पहली बार था जब तारा ने खुद अपनी मर्जी से और इतने हक से उसे चूमा था। रुद्र एक सेकेंड के लिए तो पूरी तरह से शौक में रह गया। उसकी आंखें फटी रह गई, लेकिन अगले ही पल जब उसे तारा के होठों की वो गर्माहट और उसका वो प्यारा सा गुस्सा महसूस हुआ, तो उसके अंदर का सारा माफिया वाला गुरूर एक अजीब से प्यार में पिघल गया। रुद्र ने फौरन उस किस का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। उसने अपने दोनों मजबूत हाथ तारा की कमर में डाले और उसे अपनी तरफ खींचकर बिल्कुल अपने ऊपर गिरा लिया। और चुंबन इतना गहरा, इतना जुनूनी और इतनी शिद्दत से भरा था कि तारा का सारा गुस्सा, सारा डर उसी पल हवा हो गया। रुद्र उसे इस तरह चूम रहा था जैसे वह उसकी रूह को अपने अंदर उतार लेना चाहता हो। दोनों की सांसें तेज हो गई थी और उस शांत पेंट हाउस में सिर्फ उनके बेकाबू होते जज्बातों की गूंज थी। जब तारा की सांस टूटने लगी तो रुद्र धीरे से पीछे हटा। तारा का चेहरा शर्म और उस गहरे नशे से पूरी तरह लाल हो चुका था। वह बुरी तरह हाँफ रही थी और अपनी आंखें नहीं खुल पा रही थी। रुद्र के होठों पर एक बहुत ही शैतानी और कातिलाना मुस्कान आ गई। उसने तारा की नाक पर उंगली से हल्का सा मारते हुए कहा, मानना पड़ेगा जंगली बिल्ली, तुमने तो मेरे भी होश उड़ा दिए। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट छुपा है। तारा ने झटके से आंखें खोली और शर्म के मारे रुद्र के सीने पर एक हल्का सा मुक्का मारा। तुम बहुत बेशर्म हो रुद्र। रुद्र जोर जोर से हंसने लगा। उसकी वो भारी और बेफिक्र हंसी सुनकर तारा भी अपनी मुस्कान नहीं रोक पाई और वो भी हंसने लगी। वो डर की दीवार अब हमेशा के लिए टूट चुकी थी। तारा को ये बात बिल्कुल नहीं पता थी कि रुद्र ने उस शांत भरे माहौल को बनाने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई थी। बेसमेंट वाले हादसे की उसी रात रुद्र ने रंगा सेठ और उसके गुंडों को हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा दिया था। उसने अपनी उस काली दुनिया का हर वो दरवाज़ा बंद कर दिया था जहाँ से कोई भी खतरा तारा तक पहुँच सके।
तारा की हिफाजत के लिए वो खामोशी से अपने सारे दुश्मनों का सफाया कर चुका था। अगले दिन से तारा ने फिर से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऑफिस जाना शुरू कर दिया। उसकी वो क्रेजी और तेज तरार हरकतें वापस आ चुकी थी। ऑफिस में अब वो किसी से नहीं दबती थी, यहाँ तक कि रुद्र से भी नहीं। दोपहर के लंच का वक्त था। रुद्र तारा को लेकर शहर के सबसे महंगे और आलीशान रेस्तरां में पहुंचा। रेस्तरां इतना बड़ा और वीआईपी था कि वहां सिर्फ गिने चुने रईस लोग ही आते थे। वेटर ने एक बहुत ही बड़ी और शानदार प्लेट में खाना लाकर रखा, लेकिन जैसे ही तारा ने प्लेट की तरफ देखा, उसकी आंखें बाहर आ गई। प्लेट बहुत बड़ी थी, लेकिन उसमें बीच में सिर्फ थोड़ी सी सब्जी और कुछ अजीब से पत्ते रखे हुए थे। तारा ने वेटर को घूर कर देखा और फिर रुद्र की तरफ मुड़ी। रुद्र, ये क्या है? इन्होंने इतनी बड़ी थाली में ये 2 चम्मच घास फूस क्यों रख दी है? और मेन्यू में इसका दाम 2500 रुपये लिखा था। 2500 में तो मेरे गांव में पूरा भंडारा हो जाए और पंगत में लोग पेट भर कर पुड़िया खा ले। ये मुझे लूट रहे हैं। तारा की आवाज़ थोड़ी तेज हो गई थी। आसपास बैठे कुछ अमीर लोग उन्हें अजीब नज़रों से देखने लगे। रुद्र ने अपना माथा पीट लिया, लेकिन फिर वो ज़ोर से हंस पड़ा। उसे तारा की यही बेबाकी और सादगी सबसे ज़्यादा पसंद थी। वो कभी दुनिया के दिखावे में नहीं ढलती थी। शांत हो जा मेरी माँ। रुद्र ने हंसते हुए तारा का हाथ पकड़ा। यह फाइन डाइनिंग है। यहाँ खाना पेट भरने के लिए कम और सजावट के लिए ज़्यादा होता है। तुम्हें जो खाना है वो मैं मंगवा देता हूँ। नहीं, अब मैं यही खाऊंगी। 2500 रुपये दिए हैं। मैं तो ये प्लेट में लगा सॉस भी चाट कर साफ करूँगी। तारा ने कांटा उठाते हुए बहुत ही जिद्दी मुंह बनाकर कहा। रुद्र उसे देखकर बस मुस्कुराता रहा। उसने बहुत ही प्यार से अपना हाथ बढ़ाया और तारा के होठों के किनारे लगा हुआ थोड़ा सा सॉस अपने अंगूठे से पोंछ दिया। फिर उसने बिना कुछ सोचे अपने उसी अंगूठे को अपने होठों से लगा लिया। तारा का दिल एकदम से धड़क उठा। वो ऐसे खुलेआम रेस्तरां में रुद्र की इस हरकत से शर्म से पानी पानी हो गई। रुद्र सब देख रहे हैं। उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, देखने दो। रुद्र ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, दुनिया को पता चलना चाहिए कि शहर का सबसे बड़ा माफिया अब सिर्फ एक ही इंसान से डरता है और वो मेरे सामने बैठी है। लंच के बाद दोनों वापस ऑफिस आ गए। शाम का वक्त था। रुद्र के केबिन में तारा कुछ ज़रूरी फाइल्स पर काम कर रही थी। हमेशा की तरह दोनों के बीच बहस चल रही थी। मैंने कहा ना रुद्र, इस फाइल में ये वाला बजट पास नहीं हो सकता। तुम बिना सोचे समझे पैसे पानी की तरह बहा रहे हो। तारा अपने डेस्क से उठकर रुद्र की टेबल के पास आ गई और उस पर फाइल पटकते हुए बोली। रुद्र अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुका हुआ था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी उस नशीली नज़रों से तारा को घूरता रहा। तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तारा ने कमर पर हाथ रखकर उसे डांटा। रुद्र ने अचानक अपनी कुर्सी आगे की, तारा का हाथ पकड़ा और एक ही झटके में उसे अपनी तरफ खींच लिया। तारा सीधे रुद्र की गोद में आकर गिरी। तुम बहुत बोलती हो तारा। रुद्र ने एक हाथ से तारा की कमर को जकड़ते हुए कहा और दूसरे हाथ से उसके चेहरे से बालों को हटाया। छोड़ो मुझे, ये ऑफिस है रुद्र, कोई आ जाएगा। तारा ने घबराते हुए कहा, लेकिन उसके खुद के हाथों ने रुद्र की शर्ट को कसकर पकड़ लिया था। आने दो, मुझे परवाह नहीं, रुद्र ने फुसफुसाते हुए कहा और उसने अपना चेहरा तारा की गर्दन में छुपा लिया। तारा की सांसें भारी होने लगी। वो पूरी तरह से रुद्र के प्यार में पिघल रही थी। दोनों एक दूसरे में इतने खोए हुए थे कि उन्हें बाहर की कोई आहट सुना ही नहीं दी। अचानक केबिन का दरवाज़ा खुला। रुद्र बेटा, एक बहुत ही भारी और जानी पहचानी आवाज़ केबिन में गूंजी। तारा का पूरा शरीर एक झटके में बर्फ़ की तरह जम गया। वो आवाज़ उसके बापू की थी। तारा ने झटके से दरवाजे की तरफ देखा। सामने दरवाजे पर उसके बापू रघुवीर खड़े थे और उनके पीछे रिद्धि खड़ी थी। रिद्धि ही उन्हें सरप्राइज देने के लिए गांव से शहर लेकर आई थी। तारा को लगा जैसे किसी ने उसके ऊपर बिजली गिरा दी हो और रुद्र की गोद से ऐसे उछलकर खड़ी हुई जैसे उसे किसी ने सुई चुभा दी हो। वो हड़बड़ाहट में 3 कदम पीछे हट गए। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ चुका था और हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। बापू? तारा के मुंह से बड़ी मुश्किल से आवाज़ निकली। उसे लगा आज तो उसकी जान ही निकल जाएगी। बापू ने उसे रुद्र की गोद में देख लिया था। गांव के उस सख्त माहौल से आने वाले बापू इस बात पर क्या कहेंगे
ये सोचकर ही तारा को चक्कर आने लगे। रुद्र भी एकदम से खड़ा हो गया। उसने जल्दी से अपने कोट के बटन बंद किए। शहर का वो माफिया जिसे किसी का खौफ नहीं था, आज पहली बार किसी के सामने हड़बड़ा गया था। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। तारा की आंखें आंसुओं से भर गई थी। बापू और दरअसल तारा कुछ भी सफाई नहीं दे पा रही थी। रघुवीर कुछ पलों तक वहीं चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने अपनी बेटी के चेहरे पर वो खौफ देखा और फिर उन्होंने रुद्र को देखा, जो इस वक्त तारा के आगे एक ढाल की तरह खड़ा हो गया था, जैसे वो तारा को बापू के गुस्से से भी बचाना चाहता हो। और फिर अचानक रघुवीर के चेहरे पर एक बहुत ही सुकून भरी और प्यारी सी मुस्कान आ गई। उनकी आंखों में भी नमी थी। उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़कर तारा के सिर पर हाथ रखा। तुम मुझसे क्यों डर रही हो लाडो? क्या मुझे नहीं पता कि मेरा एक खुखार शेर रुद्र तेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता? तारा ने हैरानी से झटके से सिर उठाकर अपने बापू को देखा। रघुवीर ने रुद्र के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोले, जब ये गांव में आया था ना, और जिस तरह से यह तुझे देखता था, मुझे तभी समझ आ गया था कि ये लड़का मेरी बेटी के लिए अपनी जान भी दे सकता है। और आज इसे तेरी हिफाजत करते हुए देख लिया तो मेरा यह विश्वास और भी पक्का हो गया। तारा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके बापू, जो हमेशा गांव के उसूलों को मानते थे, आज उन्होंने खुद उनके प्यार को अपनी मंजूरी दे दी थी। तारा रोते हुए सीधा अपने बापू के गले लग गई। रुद्र के चेहरे पर एक बहुत ही गहरी और लंबी मुस्कान फैल गई। उसने रिद्धि की तरफ देखा, जो दरवाजे पर खड़ी ताली बजा रही थी। रघुवीर ने तारा के आंसू पोंछे और रुद्र की तरफ देखकर बोले, मेरी इस पगलाई हुई बिल्ली को तूने कैसे संभाला, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन अब ये तेरी जिम्मेदारी है रुद्र। मैं अगले महीने ही तुम दोनों की शादी करवाऊंगा, वो भी पूरे गांव के सामने। तारा शर्म से लाल हो गई और उसने अपना चेहरा बापू के कंधे में छुपा लिया। रुद्र ने बहुत ही अदब से हाथ जोड़कर कहा, यह मेरी खुशकिस्मती होगी बापू। उस शाम उस केबिन में कोई खौफ, कोई टेंशन नहीं थी। सिर्फ एक बहुत ही प्यारा परिवार था। तारा, जो एक गांव की सीधी लेकिन बुलेट ट्रेन जैसी जुबान वाली लड़की थी, उसने सिर्फ अपने बेबाकापन से शहर के उस सबसे खुखार माफिया को इंसान बना दिया था। और रुद्र पांडे ने यह साबित कर दिया था कि एक माफिया का प्यार दुनिया का सबसे महफूज और गहरा प्यार होता है। कुछ ही हफ्तों में शादी की डेट फिक्स हो गई और शादी तारा गांव से करना चाहती थी। रुद्र ने हामी भर दी थी। गांव की हवेली रोशनी, गेंदे के फूलों और ढोल नगाड़ों की आवाज़ से गूंज रही थी। रुद्र और तारा की शादी बापू की जीत पर गांव में ही हो रही थी, लेकिन रुद्र ने पूरे गांव को किसी राजा के महल की तरह सजवा दिया था। हर तरफ मेहमानों की भीड़ थी और इस भीड़ के बीच दो लोग ऐसे थे जिन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं था। वो बस एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। तारा अपने कमरे में बैठी थी। उसके हाथों में रुद्र के नाम की गहरी लाल मेहंदी लग चुकी थी। वो बहुत ही थकी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही निखार था। तभी कमरे की खिड़की से एक साया अंदर कूदा। तारा की चीख निकलने ही वाली थी कि एक बड़े और मजबूत हाथ ने उसका मुंह बंद कर लिया। चुप, मैं हूँ तुम्हारी होने वाली मुसीबत। रुद्र की वो भारी और नशीली आवाज़ तारा के कानों में पड़ी। तारा ने उसका हाथ हटाया और उसे घूरते हुए बोली, तुम पागल हो गए हो? नीचे कितने सारे लोग हैं। अगर बापू ने तुम्हें यहाँ देख लिया ना, तो शादी से पहले ही तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे। बड़ों ने कहा है ना कि शादी से पहले दूल्हा दुल्हन का मिलना अब शगुन होता है। रुद्र ने अपने चेहरे पर वो कातिलाना और शैतानी मुस्कान लाते हुए दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। वो धीरे धीरे चलते हुए तारा के पास आया। मेरी डिक्शनरी में अब शगुन नाम का कोई शब्द नहीं है जंगली बिल्ली। और जब मेरी होने वाली बीवी इतनी खूबसूरत लग रही हो, तो मैं नीचे उन मेहमानों की शक्लें क्यों देखूं? रुद्र ने तारा को कमर से पकड़ा और एक ही झटके में उसे अपनी तरफ खींच लिया। तारा के हाथों की मेहंदी अभी भी गीली थी, इसीलिए उसने अपने दोनों हाथ हवा में ऊपर कर रखे थे। वो बिल्कुल रुद्र के सीने से चिपकी हुई थी। रुद्र, मेहंदी खराब हो जाएगी, दूर हटो, तारा ने कांपती हुई आवाज़ में कहा।